हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हो। जी हां, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये हमारा चैप्टर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक थीम समझाई। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप जब रिसोर्सेज को पढ़ते हो तो अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं। जैसे विंड है, ठीक है, सोलर एनर्जी है, तो ये रिसोर्स है। अब ये किस तरह का रिसोर्स है उसे क्लासिफाई करना भी जरूरी है ना, मतलब एक कैटेगरी में डालना होगा हमें। तो अब क्या होता है, जब आप क्लासिफिकेशन करते हो ना, तो क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बेसिस। अब बेसिस वाली कहानी क्या है, तो अब आपकी क्लास एक, अब क्लास में बच्चे हैं तो आप बच्चों को अलग अलग ग्रुप में कैसे डालोगे, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में कैसे क्लासिफाई करोगे। तो आप एक बेसिस रखते हो। आपने बेसिस क्या रख लिया कि कौन फुटबॉल में कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग कैटेगरी में चले जाएंगे। कुछ बहुत अच्छे बच्चे होंगे जो फुटबॉल बहुत अच्छा खेल रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फुटबॉल खेलते नहीं आता होगा, ठीक है। अब आपने वही बेसिस क्या रखा, फुटबॉल। बेसिस अगर आप चेंज कर देते हो कि कौन क्विज कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो अलग अलग कैटेगरी बन जाएगी, अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि रिसोर्सेज वही हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, या फिर आप मिनरल्स की बात करो, रिसोर्सेज वही हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द बेसिस दोज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। वही चीज यहां पे आपको बताई जा रही है कि जब आप क्लासिफिकेशन करोगे रिसोर्सेज का, तो अलग अलग बेसिस के हिसाब से आप अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसोर्स बताओगे, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है बुक में, कौन कौन से हैं बेसिस, तो हम पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब रिसोर्स की उत्पत्ति कहां से हुई, ओरिजिनेट कहां से हुए, उस हिसाब से बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। फिर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब वो खत्म होते हैं या नहीं होते हैं, तो हम उसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दो तरह के रिसोर्सेज पढ़ेंगे, ठीक। फिर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब रिसोर्सेज को ओन किसने करके रखा है, उसका मालिक कौन है, उस हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होंगे बहुत सारे। तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, ये पढ़ोगे आप। फिर आप बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और मुझे 100% पता है कि ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे जो क्लासिफिकेशन होता है, इस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है सर, वही सिरदर्द है, ठीक है, वही परेशान करता है। तो इसे समझेंगे हम, ठीक है, इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो मतलब उससे आपको क्लैरिटी ये मिल जाएगी कि हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में जो पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व्स है ना, ये क्या बला है, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये चार क्लासिफिकेशन है, मतलब क्लासिफिकेशन चार बेसिस पे है। चारों बेसिस में आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। थीम समझ में आई, क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? चलो स्टार्ट करते जल्दी से। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ इन देम, ठीक है। तो वो सारे रिसोर्सेज ओरिजिन मतलब कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, तो वो ओरिजिनेट हुए हैं बायोस्फीयर में ही, और उनके अंदर जीवन है। जैसे आप, मैं, ठीक है, आपका डॉगी, ठीक है, जो टॉमी है, ठीक। तो उस तरह से क्या है, जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर लाइफ फॉर्म है, जैसे प्लांट्स हो गए। अब बोलोगे सर प्लांट्स तो बात नहीं करते ना, भोगते हैं वो, लेकिन ग्रो तो कर रहे हैं ना, उनके अंदर लाइफ है। तो उस तरह से क्या है कि बायोटिक रिसोर्स में क्या आ जाएगा, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ इन देम, ठीक है, वो बायोटिक रिसोर्स आ गए। अब बायोटिक में क्या, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ हो गया, ह्यूमन बींग्स भी आ गए। अब दूसरा देखोगे तो ओरिजिन के बेसिस पे अबायोटिक। अब बायोस्फीयर में कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो है तो नेचर में ही, लेकिन उनके अंदर लाइफ नहीं होती है। लाइफ नहीं होती मतलब एक पत्थर है मान लो, ठीक है, अब मान लो हवा जो चल रही है, तो हवा आपको लाइफ दे रही है, लेकिन उसके अंदर, खुद के अंदर लाइफ फॉर्म है क्या, नहीं है। तो इस तरह से अबायोटिक रिसोर्स में क्या आ जाएगा, ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। और ये चीज जो इतने प्यार से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, या आप 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो आशा करता हूं ये इस पे क्लैरिटी है आपको। एक बार और थोड़ा सा ब्रशअप कर रहे हैं हम बस कंसेप्ट्स के साथ में। तो अबायोटिक रिसोर्स में क्या आ जाएंगे, वो सारे रिसोर्सेज जिनके अंदर लाइफ फॉर्म नहीं होता है। एग्जांपल एयर, वाटर, ये सारा सब कुछ। क्लियर हुआ? एयर, वाटर, ये सब कुछ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या हमारे पास, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब वो खत्म होते हैं या नहीं होते हैं, वो बेसिस रख रहे हैं हम। तो अब रिसोर्सेस कुछ ऐसे होते हैं जो खत्म होकर अपने आप को मतलब कह सकते हैं रिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एक बार खत्म तो खत्म गया, ठीक है। तो वो दो तरह की कैटेगरीज हैं यहां पे हमारे पास में। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स।
कौन कौन से? पहला ग्रुप है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। नाम से ही समझ में आ गया, यहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। रिन्यूएबल मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो अपने आप को रिन्यू कर पाते हैं। तो दीज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। यहां पे आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप इन्हीं सारी चीजों को अपने, जब आपको क्वेश्चन आया कि क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, आंसर कहां से मिलेगा सर? ये मिल रहा है आंसर। ठीक है, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो तरह के रिसोर्स होते हैं और इसी तरह के बोर्ड में आपको क्वेश्चन आते भी हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया एक नंबर में आपका क्लासिफाई कर दो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, 3 नंबर में अगर आ गया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, तो आप बायोटिक भी लिखोगे, मतलब कह सकते हो ओरिजिन भी लिखोगे, एग्जॉस्टिबिलिटी भी लिखोगे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट भी लिखोगे, तो और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी लिखोगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, समझो एक चीज समझ लो, बोर्ड एग्जाम में आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दी मार्क्स आपको कंटेंट को स्ट्रेच और कंप्रेस करते आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो यहां पे अगर आपसे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पूछा गया 1 नंबर में, आपको सिंपल रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल लिख के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो रिन्यूएबल में क्या है? वो सारे रिसोर्स जो अपने आप को रिन्यू कर पाते हैं। ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज जो अपने आप को रिन्यू कर, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो अब रिन्यूएबल रिसोर्स में भी एक और क्लासिफिकेशन है, मतलब सब डिवीजन और हो सकता है। क्या है? कंटिन्यूस और फ्लो में। देखो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, तो ये सब रिन्यूएबल में है। रिन्यूएबल में कैसे है? तो अब एक क्लासिफिकेशन आप देखोगे जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो ये कंटिन्यूस रिन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब आप सोलर एनर्जी कितनी है, जादू थोड़ी ना हो, आप खाते जाओगे तो वो मिलती भी जाएगी। और तो सोलर एनर्जी उस तरह का क्या है, कंटिन्यूस रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाता है। और फिर एक देखोगे तो एक बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, जैसे फॉरेस्ट है, एक पेड़ से उसका बीज निकला, बीज से दूसरा पेड़, दूसरे पेड़ से चौथा पेड़, तीसरा पेड़, पांचवा पेड़, तो उस तरह से वो अपने आप को बायोलॉजिकली रिन्यू करता रहता है। ठीक है, तो रिन्यूएबल में आप क्या कर सकते हो, रिन्यूएबल में कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल, इस तरह से कंटिन्यूस और फ्लो या फिर और बायोलॉजिकल, एक क्लासिफिकेशन ये भी हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एग्जॉस्ट कभी नहीं होंगे कह सकते हो आप, ऐसा नहीं आप कभी नहीं होंगे तो सारे पेड़ काट दो, सारे पेड़ काट दोगे तो फिर तो बीज भी खत्म हो जाएंगे ना। तो उसका भी हमें क्या करना है, थोड़े अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। रिसोर्स डेवलपमेंट की जब आप बात करते हो, रिसोर्स कंजर्वेशन की जब आप बात करते हो, तो आपको हमेशा एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखना होती है। ऐसा नहीं कि रिन्यूएबल है तो खत्म कर दो पूरे। क्लियर हुआ? अब नॉन रिन्यूएबल तो दिखती बात है भैया, ये तो रिन्यू भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा, दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. Some of the resource like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. सबसे बड़ी चीज तो क्या हो जाती है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है, ऐसा नहीं है कि रिन्यू नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे सर फॉरेस्ट भी तो एक बार खत्म हो जाएंगे तो कहां से रिन्यू होंगे, लेकिन वो क्या होता है कि एक पेड़ आपने काट दिया, उसका बीज लगा दोगे तो 10 साल बाद वापस वो आ जाएगा। लेकिन पेट्रोल का क्या है, आपने गाड़ी में डाला, एक चक्कर लगा के आया आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और क्या है पूरा धुआं बना के उड़ा दोगे। ठीक है, वो वापस धुआं आपका पेट्रोल नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? तो उस तरह से नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, बहुत लंबा समय लगता है। जैसे मेटल्स हैं तो मेटल्स को रिसाइकल किया जा सकता है लेकिन फिर से बनाया नहीं जा सकता है। जो मेटल आपने गोल्ड निकाल लिया तो आप उसको रिसाइकल करके उससे बिंदी और टीका और पता नहीं क्या क्या बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल्ड नया बना लोगे आप उतनी जल्दी। ठीक है, नया गोल्ड बनने में वही लाखों साल लगना है। तो उस तरह से इन्हें नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो जिसमें क्या हो जाएगा, जैसे कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, ठीक है, ये सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। क्लियर हो गया ये? तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी भी देख लिया। अब क्या है अगला बेसिस, अब अगला बेसिस है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप मतलब उसे ओन कौन करके रखता है, उसका ओनर कौन है। ठीक है, अब ये मार्कर है, मार्कर रिसोर्स है, मार्कर नहीं होगा, स्टाइलर नहीं होगा तो हम लिखेंगे कैसे बताओ। ठीक है, लेकिन अब इसको ओन मैंने करके रखा है तो ये क्या हो गया, ये इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। आए ना समझ में? अब आपने क्या है, आपके दोस्त ने और आपने मिलके एक कह सकते हैं एक PS5 खरीद लिया तो वो क्या हो गया, वो भी आपका इंडिविजुअली कहलाएगा। चलो उसको कम्युनिटी नहीं बताते। कम्युनिटी ओन्ड में क्या हो गया, चलो कम्युनिटी ओन्ड में एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आपका पार्क जो है जहां पे आप क्रिकेट मैच खेलते हो तो वो कम्युनिटी ओन्ड हो गया। तो इस तरह से क्या है, अगर ओनरशिप के हिसाब से देखोगे कि उसका ओनर कौन है, तो ओनर कौन है में क्या है, आप अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल रिसोर्सेज का, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज का, नेशनल रिसोर्सेज का और इंटरनेशनल रिसोर्सेज का। क्लियर हुआ? तो चलो अब इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है, दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। तो जैसे प्लॉट हो गया, हाउसेज हो गए, और जो प्रॉपर्टीज हो गई दूसरी, जिसमें आप क्या मान लो आपकी कार होगी तो आपका कार भी आपका क्या एक इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। क्लियर हुआ? ये इंडिविजुअल रिसोर्स। अब कम्युनिटी ओन रिसोर्स मतलब क्या है कि देयर आर रिसोर्सेज विच आर
एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। तो जैसे कम्युनिटी पार्क हो गए, ठीक है, बरियल ग्राउंड हो गए। अब कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में कोई ऐसे तो नहीं बोलता है कि बस यहां पे मैं अकेला ही रहूंगा। वो क्या है, वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज है जिन्हें सोसाइटी कम्युनिटी एज ए होल एंजॉय करती है। तो पिकनिक स्पॉट हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, बरियल ग्राउंड्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है। क्लियर हुआ? अब अगला क्या है देखो, तो अब हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे नेशनल रिसोर्स, नेशनल इंटरनेशनल में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, समझ सकता हूं मैं आपके दिल की बात, तो उसको अच्छे से हम यहां समझते हैं। नेशनल रिसोर्सेज में क्या होता है, देखो टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू अ नेशन। अब मान लो, समझना बहुत अच्छी चीज है, कंसेप्ट समझना कि ये नेशन है आपका, ठीक है, यहां पे आपका घर है, ठीक है, होम स्वीट होम। अब ये जो आपका घर है तो वो कंट्री के अंदर ही, ठीक है, तो टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन, ठीक है, नेशन के अंदर जितने भी रिसोर्स वो नेशनल रिसोर्स। तो टेक्निकली देखा जाए तो वो जो कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जो बरियल ग्राउंड है, ठीक है, ये बरियल ग्राउंड मान लो यहां पे, ठीक है, बरियल ग्राउंड इस तरह से कुछ, तो बरियल ग्राउंड जो है, तो बरियल ग्राउंड भी है तो नेशन की बॉर्डर के अंदर ही ना, तो टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन। लेकिन फिर भी हम उस नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज को दे सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ठीक है, तो फॉर एन अंडरस्टैंडिंग रिसोर्सेज कमिंग अंडर द टेरिटरी ऑफ कंट्री आर नोन एज नेशनल रिसोर्स। तो वो सारे रिसोर्सेज जो किसी एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर आते हैं वो नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। टेरिटरी मतलब क्या होता है सर, तो टेरिटरी मतलब जो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है। पॉलिटिकल बाउंड्री समझते हो ना, मतलब आपकी जो पूरी बाउंड्री है, जिसके मतलब आपके देश के, जैसे इंडिया है तो हमें पता है कि कश्मीर से लगा के पूरा कश्मीर, ठीक है, तो कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक पूरा क्या है, इंडिया की टेरिटरी है। इधर आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक चले जाओगे, ठीक है, तो ये हमारी टेरिटरी, इसके अंदर जितने रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेशनल रिसोर्स हो जाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, तो बट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग द रिसोर्सेज कमिंग अंडर द टेरिटरी ऑफ कंट्री आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल में ऑल द मिनरल्स, water resources, forest, wildlife, land within political boundaries and ocean up to 12 nautical miles। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसे क्या होता है कि अब ये कंट्री की हमारी टेरिटरी है, ठीक है, इसके अंदर जितना भी रिसोर्स है, तो मान लो कि मेरा एक पार्क है, मेरा प्राइवेट है, मैंने उसके लिए पैसे दिए, जमीन खरीदी, उस पर पार्क बनाया, तो वो तो इंडिविजुअल हो गया। लेकिन अब कोई जंगल है जिसका कोई ओनर नहीं, जिसका कौन नहीं, उसका कौन बोलोगे, भगवान, ठीक है, तो उससे पहले क्या है, लेकिन कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कब्जा कर लेती है। तो वो जो फॉरेस्ट एरिया है, वो जो मिनरल्स हैं, वो सब किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं, तो वो नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारी नेशनल बाउंड्री के अंदर अंदर और उसके साथ साथ में ओशियन की अगर आप बात करते हो, तो अब जैसे अब इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया में आप देखोगे तो इधर कौन सा ओशियन है, इधर अरेबियन सी है ये। तो अरेबियन सी में अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर जाओगे, ठीक है, तो वो हमारे टेरिटोरियल वाटर है। टेरिटोरियल वाटर मतलब उतना पानी हमारे देश का है, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स मतलब क्या है कि अगर जैसे देखोगे तो 22 किलोमीटर, किलोमीटर्स में अगर इतना यूनिट देखा जाए, तो ये जो पूरा एरिया रहता है, ये क्या होता है, ये कंट्री के नेशनल रिसोर्स में आता है, वो आपका टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, टेरिटोरियल सी कहलाता है, ठीक है। तो ये इस पे तो पूरा पूरा हमारा अधिकार है, यहाँ बीच हमारे होंगे, यहाँ क्रूज हमारे चलेंगे, सब कुछ क्लियर हुआ। चलो, तो ये आपने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन्हें नेशनल गवर्नमेंट ओन करती है, सिंपल एज दैट। फिर अगला आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसका कोई नहीं उसका कौन, फिर बोलोगे भगवान, ठीक है। लेकिन भगवान से पहले भी क्या होता है कि इंटरनेशनल एसोसिएशंस आ जाती, बोलती है हमारे हैं ये, क्लियर है। अल्टीमेटली फिर अगर जैसे देखोगे तो एक सुप्रीम पावर है, उसकी पूरी दुनिया है, ठीक है। लेकिन अब क्लासिफिकेशन क्या है, तो उस हिसाब से समझे कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, तो रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग ओन्ड बाय एनी स्पेसिफिक नेशन, मतलब वो रिसोर्सेज जो किसी नेशन के पास नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब ये डब्बे के अंदर डब्बे वाली कहानी है पूरी की, एक बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स, फिर बड़ा बॉक्स, फिर बड़ा बॉक्स, फिर एक और बड़ा बॉक्स, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि आपने देख लिया, इंडिविजुअल होते हैं कुछ रिसोर्सेज, कुछ कम्युनिटी होते हैं, ये सारे नेशनल रिसोर्स के अंदर में आते हैं, और सब नेशन ने अपने अपने रिसोर्स बता दिए। उसके बाद जो बच गया दुनिया में, ठीक है, जो मतलब 12 नॉटिकल माइल्स से भी बाहर है, ठीक है, जो किसी नेशन की टेरिटरी भी नहीं है, तो टेक्निकली अगर देखोगे तो वर्ल्ड का हर एक इंच जो है, every inch of land is being occupied by some or the other nation, ठीक है। हर जमीन का हर हिस्सा जो किसी एक नेशन के अंडर में आता ही है, तो सर जमीन तो बची नहीं। लेकिन अब क्या होता है, कुछ डिस्प्यूटेड लैंड हो गई मान लो, या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल वाटर जैसे हो गया, अभी कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, तो वो रिसोर्सेज किसके हो जाते हैं, वो हो जाते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशंस के। तो रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग ओन्ड बाय एनी स्पेसिफिक नेशन, ठीक है, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सच रिसोर्सेज, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, ठीक है। तो जो किसी का नहीं है वो किसका हो जाएगा, वो यूनाइटेड नेशंस का हो जाएगा, क्लियर। तो द ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। अच्छा एग्जांपल है,
अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ये इंडिया है, प्यारा भारत हमारा, ठीक है, यहां तक तो आपने क्या देख लिया, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो हमारा टेरिटोरियल सी है, मतलब ये पानी हमारा है, किसी को नहीं देंगे, ठीक है। और फिर वहां से आप 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर आ जाओगे, ठीक है, 12 से 200 तक भी और आ जाओगे ना, तो भी क्या है, वो भी एक तरह से देखोगे तो वो क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो आजू बाजू की नेबरिंग कंट्रीज रहती है उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके स्पेशल राइट्स होते हैं कुछ कुछ नेशंस के, जैसे ड्रिलिंग, फिशिंग, ये सारी चीजें की जा सकती है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जो पानी है, ठीक है, अब जैसे इंडियन ओशन, नाम इंडियन ओशन हो जाने से थोड़ी कि पूरा इंडियन ओशन हमारा है, ठीक, उसमें भी आप 200 नॉटिकल माइल्स तक जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पे विद परमिशन, विद कोऑर्डिनेशन विद नेबरिंग कंट्रीज आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। लेकिन उसके बाहर जो है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर जो रहेगा, वो क्या हो जाता है, वो ओपन ओशन हो जाता है, और यहां पे किसी कंट्री का क्लेम नहीं होता है, किसी कंट्री का क्लेम नहीं होता है। और उसके चलते क्या है कि अब जिसका कोई नहीं उसका कौन, तो इस केस में इंटरनेशनल रिसोर्सेज के केस में यूनाइटेड नेशंस होता है। तो यूनाइटेड नेशंस की परमिशन के बिना आप चीजों को नहीं वहां से, मतलब किसी भी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, फिशिंग नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया। तो परमिशन लगती है उसमें, जैसे अब इंडिया क्या है, इंडिया जो है तो इंडियन ओशन में से मैंगनीज नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करता है विद परमिशन, ठीक है, तो परमिशन लेके आए, तारों के नीचे से नहीं जा रहे हैं हम। क्लियर हुआ। तो ये कहानी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी आपने क्लियर कर लिया। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है, मानता हूं मैं इस चीज को कि ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको हम बहुत सिंप्लीफाइड रखने वाले हैं। बिलीव मी, आप अच्छे से देखो, सारी चीजें आपको एक बार में क्लियर हो जाए। ये जो चारों पॉइंट्स आप देख रहे हो, तो इनका क्लासिफिकेशन अपने आप में यूनिक है। कैसे, देखो, पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक रिजर्व्स, डाउट कहां जाता है, ठीक है, सही बात बोलूंगा तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। कंफ्यूजन यही रहता ना कि सर पोटेंशियल में और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, और रिजर्व्स में और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। चलो डेवलप तो इजी है, समझ आ जाएगा एक बार में, लेकिन इनमें सर कंफ्यूजन बहुत होता है। बिलीव मी, आज इस कंफ्यूजन को यहीं खत्म करेंगे, ठीक है, बेफिक्र होकर जाना। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में बहुत ऐसे बोलते हैं ना, सुकून की सांस लेना, वो करना आप। क्लियर। चलो, तो देखो, एक टेबुलर फॉर्मेट है हमारे पास में, इससे क्या मतलब ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा सा आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे कि कैसे चीजों को याद रखना है। क्लियर है। पहले मैं आपको डेफिनेशन से समझा देता हूं, फिर वो ट्रिक पे भी लेके चलूंगा। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ठीक है, आपके टीचर्स क्या बोलते हैं, इस बच्चे में पोटेंशियल बहुत है, बस वो पीछे बैठ जाता है, उसके दोस्तों के साथ मस्ती करा करता है। ठीक, तो पोटेंशियल मतलब क्या है कि वो रिसोर्स के अंदर और भी कैपेसिटी है कि हम उससे और मतलब उस रिसोर्स को और इस्तेमाल में ले सके। ठीक है, उस रिसोर्स को और डेवलप किया जा सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है। जैसे अब सोलर एनर्जी आ रही है, एग्जांपल समझो, तो सोलर एनर्जी जितनी आ रही है हम क्या पूरी यूटिलाइज कर पा रहे हैं, नहीं ना। तो उस सेंस में क्या है कि हम उस रिसोर्स के अंदर और पोटेंशियल है। विंड एनर्जी, जितनी विंड चल रही है क्या पूरी विंड की इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हो, नहीं भी बना पाओगे आप। ठीक है, और सोलर एनर्जी की बात करते हो तो आपको फिर वो कोई मिल गया से जादू की पूरी फैमिली को बुलाना पड़ेगी तब यूटिलाइज कर पाओगे। तो सेंस में वो पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं। डेवलप्ड क्या होते हैं, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड इन देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. मतलब ये तो डेवलप्ड इजी है, तो वो सारे रिसोर्सेज जिनका हमें पता है कितने रिसोर्स हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ पता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, और हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्स हो जाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज हो जाते हैं। फिर आता है स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक जो है, स्टॉक को अच्छे से समझना। पोटेंशियल और स्टॉक में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अभी मैं टेबल पे चीजें और ट्रिक के साथ करवाऊंगा तो फिंगर टिप्स, ठीक है, सब कुछ चुटकियां बजाते हो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या है, स्टॉक की अगर बात करें तो मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दीज, ठीक है, आर स्टॉक्स। तो आया समझ में, मतलब हमारी इच्छा भी है कि हम इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करें, हमें दिख भी रहा है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, सारी चीजें, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो स्टॉक हो जाता है। ठीक है, वो रिसोर्सेज स्टॉक कहलाते हैं। फिर लास्ट में रिजर्व्स को देखोगे तो रिजर्व्स एक तरह से स्टॉक का ही सबसेट होता है। स्टॉक में क्या समस्या आती है हमारे पास में कि हमारी इच्छा है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और रिजर्व्स वो रिसोर्सेज हो जाते हैं जिनका क्या है, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how। तो आपके पास नो हाउ है, एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ मतलब कि टेक्नोलॉजी है कि कैसे हम उस चीज को इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी विलिंगनेस नहीं है। आप सोच रहे हो कि क्या कि इसको रिजर्व में रखते हैं, बाद में भविष्य में इस्तेमाल लेंगे। रिजर्व में रखते हैं मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि आपके पास में क्या है, आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी की जो टंकी है उसमें एक वो रिजर्व का वो आता है, नीचे प्लग आता है। ठीक, अब वो BS6 वाली जो गाड़ी आ रही है तो उनमें रिजर्व का प्लग भी हटा दिया उन्होंने, लेकिन पहले जो पुरानी गाड़ियां आती थी
तो उसमें क्या रहता था, उसमें एक रिजर्व का नीचे प्लग रहता है। तो आपका पेट्रोल जब तक है, ठीक है, तो जो बाइक चलाते लड़के स्कूटी चलाती है ना, जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, कुछ लड़कियां बाइक भी चलाती हैं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या रिजर्व है क्या ऑन है, लेकिन आपकी टंकी फुल रहती है, आप ऑन पे चलाते हो, जब पेट्रोल कम होने लगता है तो वो रिजर्व पे फिर लगा ले, तो आपको पता रहता है कि हाँ कि अब पेट्रोल जो है वो क्या कह सकते हैं कि जो एक अच्छा लेवल होता है उससे नीचे में आ गया, पेट्रोल फिल करवाना हमें। क्लियर है? तो रिजर्व का कंसेप्ट क्या है? सिंपल सा, कहानी को छोड़ो, रिजर्व का कंसेप्ट क्या है? सिंपल सा, रिजर्व का कंसेप्ट ये है कि आपने फ्यूचर यूज के लिए उसे प्रिजर्व करके रखा है, दैट इज रिजर्व। ठीक, चलो अब जरा इसको ट्रिक के साथ में करते हैं। क्लियर? अब देखो सारे रिसोर्सेज हैं, अब सारे रिसोर्सेज जो हैं, तो सारे रिसोर्सेज में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पोटेंशियल रिसोर्स के यूज के लिए हमारे पास में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है या नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियल रिसोर्स मैंने आपको क्या बताया था कि वो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन और किया जा सकता है। तो हमारे पास में अवेलेबिलिटी तो है टेक्नोलॉजी की, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी है यहां पे। क्लियर है? अब विलिंगनेस टू यूज, तो हम मतलब हम वी आर विलिंग ऑल्सो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम सोलर एनर्जी से क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले, तो वी आर विलिंग टू यूज इट। ठीक, मतलब अवेलेबिलिटी भी है टेक्नोलॉजी की, विलिंगनेस भी है हमारी, लेकिन आर वी एबल टू यूज इट? ठीक है, आर वी एबल टू यूटिलाइज इट एट द बेस्ट? ठीक है, तो क्या हम पूरी तरह से पूर्ण रूप से उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? तो नहीं, मैंने वही बताया ना कि जितनी सोलर एनर्जी आ रही सब थोड़ी ना आप कर पा रहे हो। तो ये कहानी हो गई पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके आपके पास में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ होता है, आप उन्हें यूज भी कर रहे हैं, लेकिन जितना रिसोर्स है पूरा यूज नहीं कर पा रहे हो, उस रिसोर्स के अंदर और पोटेंशियल है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गए इसके एग्जाम्पल, ध्यान रहेगा ना। तो सोलर एनर्जी आप लिख सकते हो, विंड एनर्जी आप लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल। फिर अगला देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। अब डेवलप्ड बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, कि हमारे पास में उसके मतलब टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है कि वो रिसोर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, हम वी आर विलिंग टू यूज इट, हम विलिंग भी हैं, ठीक है, कि हाँ ये रिसोर्स को हमें यूज करना है। हम यूज कर पा रहे हैं क्या? तो जी हाँ, जितना क्वांटिटी क्वालिटी हमें पता है उतना तो हम यूज कर ही ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, पेट्रोलियम लिख सकते हो कि पेट्रोलियम की मदद, पेट्रोलियम क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है ना जो डेवलप्ड रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। आपको पता है कि हाँ कैसे यूज करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, आप जितना है उतना पूरा एक्सट्रैक्ट भी कर पा रहे हो। तो आर वी एबल टू यूज इट? यस वी आर एबल टू यूज इट, और विलिंगनेस है तो इच्छा भी है हमारी, वो डेवलप्ड हो गया। अब स्टॉक रिजर्व, इनकी कहानी समझो। स्टॉक क्या होता है? देखो, स्टॉक वो सारे रिसोर्सेज हो जाते हैं जिनका क्या है, जिनका हमारे पास में टेक्निकल नो हाउ है नहीं, मतलब हमें नहीं पता है कि कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे उसे यूज करना है। तो हमारे पास में क्या, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है कि उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो टेक्निकल नो हाउ नहीं है। इसका एग्जांपल एक अच्छा एग्जांपल से समझो, चीजें समझ में आएगी। जैसे H2O, ठीक है, तो H2O में क्या हो जाएगा, अब आपको दिख रहा है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन का है। क्लियर? तो अब हाइड्रोजन के जो 2 मॉलिक्यूल है, H2O जो है हमारा, तो आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन अलग करके, एक ऑक्सीजन अलग करके ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है। आप बोलोगे नहीं नहीं सर, लैब में हो जाता है। तो रिसोर्स की डेफिनेशन में क्या समझाया था मैंने आपको कि इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए चीजें। तो अब हर इंडिविजुअल के पास में लैब थोड़ी ना है। तो उस तरह से ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसके अंदर क्या है, पोटेंशियल है, लेकिन हमारे पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट देयर, स्टॉक की जब बात होती है। ठीक है, विलिंगनेस टू यूज, तो क्या आपकी इच्छा है उसे इस्तेमाल करने की? जी हाँ, इच्छा तो खूब है, हम चाहते तो हैं कि वो रिसोर्स को हम क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट कर ले, यूज कर ले। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे ना, तो मटेरियल इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। ठीक है, एंड दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज स्टॉक। तो हमारे इच्छा तो है हमारी, लेकिन आर वी एबल टू यूज इट? तो नो, वी आर नॉट एबल टू यूज इट। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का जब आप क्लासिफिकेशन करते हो और उसमें स्टॉक की जब बात आती है। तो एग्जांपल वही, एग्जांपल में आप लिखो सबसे अच्छा H2O जैसे जो है, तो इसे हम क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रिजर्व्स। रिजर्व्स किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं? तो देखो, अब वही क्राइटेरिया भी रखना है। रिजर्व्स में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है, मतलब हमें पता है कि कैसे इस्तेमाल करना है। एग्जांपल दूंगा जब चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वी आर नॉट विलिंग टू यूज इट एट नाउ, एट प्रेजेंट। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि एट प्रेजेंट यू आर नॉट विलिंग टू यूज इट। क्यों? क्योंकि आप उसे फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रहे हो, फ्यूचर के लिए पार्क कर दे रहे हो। आया ना समझ में? तो रिजर्व्स में क्या आ जाएगा, रिजर्व्स में वो रिसोर्सेज जिनकी मतलब जिनका टेक्निकल नो हाउ है हमारे पास में कि कैसे उन्हें इस्तेमाल करना, ये हमें पता है। ठीक है, बट वी आर नॉट विलिंग टू यूज
देम नाउ, ठीक है, हम अभी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम उन्हें रिजर्व करना चाह रहे हैं। कब के लिए? फ्यूचर के लिए। तो आर वी एबल टू यूज इट? तो हम कह सकते हैं नो वी आर नॉट एबल टू यूज इट, और उसकी जगह हम लिखेंगे कि फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, वो अप्रोप्रिएट रहेगा। एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है, आप सभी लोग उसी चीज के लिए आतुर हो रहे होंगे कि सर एग्जाम्पल तो जब चीजें समझ में आएगी। तो जैसे क्या है, आप जैसे नदियों में जो पानी बह रहा है, ठीक है, कल कल करता बहते हुए जाता है ना पानी, तो पानी क्या है, वो पानी बह रहा है, हम यूज भी करना चाहते हैं कि मतलब ऐसा हमें दिख रहा है कि हाँ ये पानी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना है ये हमें पता है, ठीक है, पानी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना है ये पता है, लेकिन हम सारे पानी की इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना बना दे रहे हैं। वी आर नॉट विलिंग टू मेक इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द होल अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर। क्यों नहीं? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये पानी को स्टोर किया जाए डैम्स में, ठीक है, और डैम्स में स्टोर क्यों कर रहे हो? उसमें नहाने के लिए स्टोर नहीं कर रहे हो आप, इसलिए स्टोर कर रहे हो क्योंकि फ्यूचर में क्या कर लोगे आप, फ्यूचर में उस पानी को आप सप्लाई कर सकते हो इरिगेशन के लिए, उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि आर वी एबल टू यूज इट? तो हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसे फ्यूचर के लिए क्या कर दे रहे हैं? पार्क कर दे रहे हैं, रिजर्व कर दे रहे हैं, वो रिसोर्सेज रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। अब आशा करता हूं कि क्लैरिटी हो गई होगी थोड़ी सी आपको कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की जब बात होती है तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व्स क्या है। डेवलप तो सीधा सीधा है, क्लियर। अब पोटेंशियल में देखो क्या है, टेक्नोलॉजी भी है, वी आर विलिंग टू यूज, लेकिन हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जितना रिसोर्स है पूरा उसके अंदर और पोटेंशियल है कि और उसमें से आप क्या कर सकते हो, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर उसको यूज में ले सकते हो, ठीक है। वहीं अगर आप स्टॉक से कंपेयर करोगे ना, तो स्टॉक में क्या है, आप इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। पोटेंशियल में टेक्नोलॉजी तो है लेकिन आपकी इनकैपेबिलिटी के चलते आप नहीं कर पा रहे हो। यहां पे क्या है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वही चीज स्टॉक और रिजर्व में कंपेयर करोगे तो रिजर्व में क्या है, टेक्नोलॉजी तो है आपके पास लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, ठीक है। आपकी इच्छा क्यों नहीं? क्योंकि आप फ्यूचर के लिए उसको पार्क करके रख रहे हो। ये डिफरेंसेस थे, आई होप चीजें समझ में आई है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस एक मजेदार टॉपिक है। क्यों है मजेदार, कैसे कनेक्ट करना है, पहले उस चीज को समझो आप। देखो अभी तक हमने चैप्टर में क्या समझा है कि रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। अब टॉपिक क्या बोल रहा है, अब टॉपिक बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सवाल यहां पे यही आता है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपका जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो यही आएगा। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि व्हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है। रिसोर्स तो डेवलपमेंट करवाते हैं, आप रिसोर्स को ही डेवलप करने की बात कर रहे हो, समझ पा रहे हो ना। तो उस तरह से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, डेवलपमेंट मतलब आप ऐसे समझ लो कंजर्वेशन क्यों जरूरी है इजी के लिए, ठीक है। तो रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है, सवाल। अब उस सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो वो अच्छे से समझना। क्या होता है ना कि रिसोर्सेज आर बीइंग गिफ्टेड टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बाय द नेचर। तो नेचर ने, प्रकृति ने हमारे आने से पहले हमारे लिए व्यवस्था करके रखी थी कि आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। आपको जीने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, आपको ऑक्सीजन चाहिए, एयर है, यहाँ पे लैंड है, वाटर है, मिनरल्स है, तो सारा सब कुछ आपके लिए व्यवस्था करके रखी थी। आप आए, ठीक है, द ग्रेट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, आप में मैं भी इंक्लूडेड हूं। तो हम जब ह्यूमन बींग्स आए ना तो हमने क्या किया, वी स्टार्टेड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, अंधाधुंध रिसोर्सेज को हमने यूज किया और उसके चलते क्या हुआ कि रिसोर्सेज बेचारे संकट में आ गए, ठीक। रिसोर्सेज के सामने प्रॉब्लम्स आ गई बहुत सारी। क्या प्रॉब्लम्स आई, ये सारी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पे मिल गया है कि आपको तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। तो ध्यान रखना कि आपको ये पॉइंट्स लिखने का, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इस तरह से इनडायरेक्ट उसको ट्विस्ट करके आ जाएगा कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू सम मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स, तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स अब आपको क्या करना होगा, अपने आंसर में लिखना होगा व्यवस्थित तरीके से। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। कुछ लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के चक्कर में क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू द रिसोर्सेज, ठीक है। कि आप रिसोर्सेज, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट मतलब समझने वाली चीज क्या है पता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे, कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। आप एक बार आपने एग्जॉस्ट कर दिए तो कर दिए, धुआं बन के उड़ गया जो पेट्रोल, वो वापस कभी नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो उस तरह से क्या है कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन जो हो रहा है, और डिप्लीशन भी क्यों हो रहा है पता है, टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स।
ग्रीड और नीड दो ऐसे शब्द है ना जिनके बीच में हमें डिफरेंस समझना होगा। सुनने में ऐसा लगता है एक ही तो बात है सर, ग्रीड नीड एक जैसे ही सुनाई देता पोएम के टाइप से, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। ग्रीड में क्या है, लालच, और नीड में आपकी जरूरत। जरूरत इंसान की क्या है, रोटी कपड़ा मकान, बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन लालच है तो मकान भी करोड़ों का बनेगा, ठीक है, रोटी भी करोड़ों की नहीं खाएंगे, ठीक है, मतलब खाना भी अच्छा होना है। तो उस तरह से क्या है कि ग्रीड जो है ना उसका कोई एंड नहीं होता, सुना होगा ना आपने, लालच का कोई अंत नहीं होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि रिसोर्सेस का डिप्लीशन जो है वो हो रहा है, क्यों, टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। और उसके चलते दिक्कत क्या है, उसके चलते दिक्कत ये है कि आपके रिसोर्सेस एक दिन खत्म हो जाएंगे इस इंडिस्क्रिमिनेट यूज के चलते। क्लियर हुआ। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, accumulation of resources in few hands which in turn divide the society into two segments, haves and have nots। अब आपको जब पता है कि कुछ ग्रीडी इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज को अपने पास रखते जा रहे हैं तो उसके चलते सोसाइटी में क्या हो रहा है पता है, सोसाइटी में डिवाइड आ रहा है। कैसे डिवाइड आ रहा है कि कुछ ग्रीडी इंडिविजुअल्स ने सारे रिसोर्सेज को अपने पास एक्यूमुलेट कर लिए, तो एक इंसान के पास तो बहुत है, एक इंसान के पास कुछ नहीं है, सोसाइटी डिवाइड हो गई। हैव्स और हैव नॉट्स जो है उसमें सोसाइटी डिवाइड हो गई, रिच और पुअर में सोसाइटी डिवाइड हो गई है। आए ना समझ में। तो ये एक समस्या है ना, प्रॉब्लम है, हम सारी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज के चलते क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इन प्रॉब्लम्स के चलते हमें रिसोर्सेज को डेवलप करना होगा, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना होगा। तीसरी प्रॉब्लम समझो, तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब आप देख रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज तो हो ही रहा है, और इस इनडिस्क्रिमिनेट यूज के चलते ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस डेवलप होते हैं। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस कैसे डेवलप होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जब ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसका इंपैक्ट भी क्या होगा, ग्लोबली लोगों को फेस करना होगा, ठीक है। बड़ी अच्छी सीखने वाली चीज है, सीख के जाओ यहां से। नेचर की जब बात होती है तो हम नेचर के साथ में मतलब हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं नेचर में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका, ठीक है। लेकिन मजे की बात क्या पता है, प्रकृति है ना, तो प्रकृति तो मां समान होती है, वो कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। तो अब आप गलत कर रहे हो तो आपको गलत मिलेगा भी। कैसे कि यहां पे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस की जो मैं बात कर रहा हूं तो उसमें क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में ये हो रहा है ना कि अब मान लो चलो वेस्टर्न कंट्रीज ने पॉल्यूशन किया बहुत ज्यादा, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है, उसका इंपैक्ट जो उस पॉल्यूशन का, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से ईस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, सदर्न नदर्न सब परेशान है। आया ना समझ में। तो उस तरह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जो हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम एक तरह से, और उस प्रॉब्लम का इंपैक्ट सबके ऊपर पड़ रहा है, हैव्स हैव नॉट्स के ऊपर, रिच पुअर सबके ऊपर। तो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है, ये सारी समस्याएं। देयरफॉर एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, हैज बिकम एसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अब देखो ये ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होगी तो ग्लोबल पीस डिस्टर्ब होगी, दिखती बात है। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो आपने आर्टिफिशियली तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत उठा लिया, लेकिन नेचुरली अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इतना ज्यादा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने का, गर्मी भी इतनी बढ़ रही है, आइस भी मेल्ट हो रहा है, ओशन वाटर भी रेज हो रहा है। तो आज नहीं तो कल नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद इंपैक्ट तो महसूस होगा, आज ही हो रहा है ना। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, और ये आपकी बुक तो आप जैसे देखोगे तो और बहुत पुराना एडिशन है, पुराना एडिशन मतलब ये डिटेल जो है पुरानी है, ठीक है। तो इतनी समस्या है कि आज एक बहुत प्रेसिंग इशू हो गया ये कि आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल पीस को इंश्योर किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है। तो सर अभी तक कुछ नहीं किया क्या? नहीं, जब चिंता ये बढ़ी ना तो इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिए गए थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिबेट उठी, ये जो टर्म है, टर्म जब डिबेट्स में आया, ठीक है, आप कह सकते हैं मीटिंग्स में इस टर्म का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया, और वो टर्म आज आप किताबों में पढ़ रहे हो ना तो इसकी सिग्निफिकेंस समझना। हो सकता है आपने 9th में भी पढ़ा है, 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, लेकिन आज इसकी गहराई समझना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है सर? चलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या समझाते हैं। ये 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन हो गए। मैं आपको पैरेलल बताते चल रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और सिंपल कर दें तो डेवलपमेंट उस तरह से होना चाहिए कि आपकी जो प्रेजेंट नीड्स हैं दैट शुड बी सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है कि आप डेवलपमेंट अब बोल रहे हो कि सर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है तो पानी पीना छोड़ देते हैं हम, ठीक है, ताकि फ्यूचर वाली जनरेशन जो आने वाली है उनको पानी मिल जाएगा। भैया आप नहीं बचोगे तो फिर फ्यूचर वाली जनरेशन का क्या है, ठीक है। तो आपकी नीड्स भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट वही बोलता है कि प्रेजेंट नीड्स जो है आपकी वो सेटिस्फाई हो, ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करते करते आप क्या करो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिजर्व
रिसोर्सेस को प्रिजर्व कर सको, कंजर्व कर सको, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो आपके डेवलपमेंट हो, आपकी नीड सेटिस्फाई हो, वहां तक ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन की नीड के लिए जो जरूरतें रहेगी वो भी उनके पास अवेलेबल रहे उस टाइम पीरियड में। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है सीधा सा। तो यहां पे वही बात मैं बता रहा हूं आपको कि जब प्रॉब्लम समझ में आई तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवाज उठने लगी कि डेवलपमेंट उस तरीके से होना चाहिए, डेवलपमेंट शुड बी इन अ वे दैट प्रेजेंट नीड्स should also be satisfied, ठीक है, and reserve should be maintained for future generation, ठीक है, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बचा के रखा जाए। क्लियर। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उठी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उठी तो कहां पे बात उठी? देखो बात तो लोग अपने घर में भी कर रहे थे ऐसे, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स, तो इनिशिएटिव्स लिए गए थे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में। अब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या है? 1992 में मीटिंग होती है, ठीक है। किसकी मीटिंग होती है ये समझो। तो 1992 में समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहां है? तो ओलंपिक्स हुए थे, ध्यान है, ठीक है। ये मैप पे नहीं आएगा लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। तो जैसे ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील में आपको यहां पे एक सिटी मिलेगा रियो डी जेनेरियो, ठीक है। रियो डी जेनेरियो ये जो सिटी है यहां पे मीटिंग होती है 1992 में। इस मीटिंग को अर्थ समिट भी कहा जाता है। जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी वाले बच्चे सभी अच्छे से सुन लो। देखो क्या होता है ना, चीजें कहां से आती है, आसमान से नहीं गिरेगी, आप ही की किताबों में से आता है। और इसी तरह से जो माइनर डिटेल्स रहती है वो कभी कभी मेजर काम कर जाती है। तो इन पे क्या करना है, गठान लगाना है, अच्छे से बांध के चलना है सारी चीजों को। तो यहां पे अब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट की हम बात करते हैं। तो समिट वेयर मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो, ठीक है। The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at global level, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि environmental problems तो थी बहुत सारी, तो इन environmental problems को एड्रेस करने के लिए socio-economic development ग्लोबल लेवल पे हर नेशन अपने अपने बारे में तो सोच रहा है, लेकिन आप जब आप ग्लोबलाइजेशन वाले एरा में जीरो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो ना, तब आपको चीजों को ग्लोबल लेवल पे भी सोचना होगा। तो चीजों को जब ग्लोबल लेवल पे भी सोचना होगा तो उसके चलते क्या है, उसके चलते ये मीटिंग की गई कि कैसे ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेशन इंश्योर किया जा सके। क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू था, तो उन सारी चीजों को एड्रेस करते हुए क्या होता है, द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एंडोर्स किया कि आने वाली जो 21st सेंचुरी होगी, मतलब हम तो जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं 21st सेंचुरी में, लेकिन उस टाइम पीरियड की अगर बात करें 1992 की, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, उन्होंने बोला कि आगे आने वाला जो एक पूरा का पूरा सेंचुरी है आपका, 100 साल का एक जो पूरा का पूरा शताब्दी है, उसमें क्या प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करना होगा, फॉरेस्ट पॉलिसीज क्या होना चाहिए ताकि हम ग्लोबली मेंटेन कर सकें चीजों को, ठीक है। फिर साथ ही साथ में क्या है, वहां पे एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया, और ये एजेंडा 21 जो है आपका फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और ये ऐसा कहा जाता है कि क्रक्स है कहां के, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के। तो जो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ है वहां पे एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 क्या है सर, आपके मन में सवाल, ठीक है। तो एजेंडा 21 क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, स्पेसिफिक टॉपिक दिया है, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, एक बार चीजें रिकैप भी हो जाएगी। ये आ गया ना समझ में। क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन बनता है सीधा सा, ठीक है। क्यों डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल है, या फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे जब आप रिसोर्सेज का तो क्या प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान पकड़ नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्वेश्चन भी घूम के आया या सीधा है, आपको अगर आंसर पता है तो सारी चीजें मक्खन की तरह जाने वाली है। क्लियर हुआ?